स्वागत है आप सभी का नए साल में। आज मेरे शो पर मेरे साथ हैं जाने माने डॉक्टर पंकज मोहन, फिजिशियन हैं कार्डियो के, और हवाई चप्पल से हवाई जहाज से सफ़र के बारे में हम इनसे बात करेंगे। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका आम से खास, जैसा कि मेरे एपिसोड का नाम है। बहुत बढ़िया जी। और सचमुच आप एक आम से परिवार में पैदा हुए और आपने ज़िंदगी की वो ज़िंदगी में कमियां देखी, चैलेंजेस देखे, उसके बावजूद आज इस मुकाम पर बैठे हैं। अपने कामयाबी को कैसे आप रिलीज करते हैं और किस तरह ग्रेटिट्यूड करते हैं आप गॉड का? ये आप कह लीजिए साहब कि ये मेरे माँ बाप की मेरे पे ब्लेसिंग्स थी, उनकी एफर्ट्स थी, और उनका मेरे पे था कि उन्होंने मेरे को कुछ बनाना है ज़िंदगी में। मैं एक बड़े छोटे से परिवार में पैदा हुआ था और मेरे फादर की बड़ी तमन्ना थी कि मेरे बच्चे पढ़ें। हालांकि उनकी हैसियत नहीं थी, पर उन्होंने मुझे एक अच्छे स्कूल में डाला और देखा कि मैं पढूं। मतलब अगर मैं कभी कोई गलती करता था तो वो कभी चूकते नहीं थे मेरे कान पकड़ने के लिए। कितना बड़ा परिवार था सर? मैं 2 भाई थे और एक बहन थी हमारी। 3 लोगों का परिवार था। मदर फादर थे। शायद दादा दादी भी रहे होंगे। हाँ, दादा दादी को करा, वो सब हमारे साथ थे। पर वो मेरे फादर एक गवर्नमेंट सर्वेंट थे, तो वो माइग्रेशन और हमेशा उनकी ट्रांसफर होती रहती थी। तो पर ये था कि भाई ही वॉज वेरी पर्टिकुलर कि मैं एक अच्छा इंसान बनूं। तो फरीदाबाद आना आपका ट्रांसफर पोस्टिंग की वजह से हुआ? ट्रांसफर आपका जो दाना पानी यहाँ लिखा गया, बस यहीं से ट्रांसफर पोस्टिंग की वजह से। ट्रांसफर पोस्टिंग से यहाँ पे आए। यहाँ पे भी उन्होंने जो अच्छा स्कूल था उसमें मुझे डाला और देखा कि मैं पढूं। और यही नहीं कि श्योर किया कि भाई he takes his life seriously। मैंने सुना अक्सर पंकज नाम के बच्चे शरारती होते हैं, क्या आप भी ऐसे थे क्या? सॉरी, पंकज नाम के बच्चों बुरा मत मानना। देखिए, पंकज का अगर आप असली मतलब देखें तो वो है कमल। कमल एक ऐसा शब्द है, कमल जो कीचड़ में पैदा होता है। ठीक है। अब वो शरारत करे या खुशबू फैलाए, ये तो मेरे सबके में 3-4 दोस्त हैं, पंकज बहुत नॉटी है। नहीं था तो मैं भी शैतान, ऐसी बात नहीं है। मतलब मैं ये कहूँगा जी मैं शरीफ रहा हूँ जिंदगी भर, नहीं ऐसे नहीं है। पर ये था कि भाई मेरे पे हमेशा लगाम रही है कि मैं एक ग्रो करूँ ठीक तरह से। पर अनफॉर्चुनेटली ये हुआ कि मेरे फादर की डेथ हो गई जब मैं मेडिकल कॉलेज में था। दैट वाज अ वेरी बिग प्रॉब्लम फॉर मी इन माय लाइफ। मतलब फैमिली बड़ी अनसेटल्ड थी और बड़ा कुछ था। और मैं भी उस समय पंजाब में था जब थोड़ी सी पंजाब प्रॉब्लम्स चल रही थी। 84 की बात है। तो काफ़ी दिक्कत रही, पर भगवान साथ था, सब कुछ ग्रो करता रहा और हर चीज़ स्टेप बाय स्टेप आती रही। मेहनत भी थी आपकी। मेहनत कह लीजिए साहब, एक था कि भाई हाँ कुछ करना है ज़िंदगी में, तभी तो, नहीं तो फिर सर्वाइव नहीं कर पाते। डॉक्टर साहब, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, वो डार्विन की थ्योरी है ना। आपने मेडिकल कॉलेज से निकलने के बाद जॉब भी की होंगी? हाँ जी, मैंने जॉब की। पहले मैं होली फैमिली हॉस्पिटल में रहा काफ़ी टाइम, फिर मैं स्कॉट्स हार्ट इंस्टीट्यूट में काफ़ी टाइम रहा। पर ये था कि भाई जिम्मेवारियां फैमिली की बहुत थी, तो आई वांटेड टू कम इनटू प्रैक्टिस एज सून एज पॉसिबल। डॉक्टर साहब, मैंने आपका जिंदगी का सफर एक खोखे से लेकर हॉस्पिटल बनाने तक देखा है। मैं उस खोखे की फोटो जो है, जिस खोखे से मैं शुरू हुआ हूँ, मैंने अपने ड्राइंग रूम में लगा रखी है। अरे ताकि मैं अपने दिन ना भूलूं, अपनी औकात नहीं भूलूं। यहाँ से मैं शुरू हुआ था और मैं यहाँ पर ही हूँ, भगवान की मेहरबानी। नहीं, ये बहुत आपकी बड़ी ऊंची सोच है। आज के हमारे दर्शकों के लिए बहुत बड़ा मैसेज भी है कि हमें अपना असल नहीं भूलना चाहिए। डॉक्टर साहब, कितने चैलेंजेस रहे आपके सामने सब में? सबसे बड़ा चैलेंज तो था पहले तो मेडिकल कॉलेज में घुसना। थिंग्स वर डिफिकल्ट। भगवान की मेहरबानी थी कि भाई मुझे हर चीज़ स्टेप बाय स्टेप आराम से मिलती गई। आई वॉज इन द मेरिट लिस्ट, नंबर अच्छे आए, एग्जाम्स क्लियर करता रहा। मेडिकल कॉलेज वॉज ए प्रॉब्लम इन इटसेल्फ। मतलब पढ़ाई बहुत मुश्किल है। ऐसे आप सोचें कि जी मैं MBBS कर घुसना भी मुश्किल है, पढ़ना भी मुश्किल है, रहना और सर्वाइव करना स्पेशली मुश्किल है। अगर फैमिली पीछे से अच्छी सपोर्टिंग ना हो तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट। और उसके बावजूद के अचानक फादर चले जाएं। और किताबें इतनी महंगी होती थी, तो सारा टाइम तो लाइब्रेरी में जाके पढ़ना पड़ता था। किताबें हम खरीद ही नहीं पाते थे। तो फिर फादर की डेथ हो गई, फिर उधर से पंजाब प्रॉब्लम्स हो गई। पर मेरे में था कि मैंने ना बस बनना है कुछ। हिम्मत मर्दा मदद खुदा, बस। तो बस आप कह लीजिए कि वो चलता रहा। फिर धीरे धीरे आई गॉट ए वेरी गुड लाइफ पार्टनर। शी वाज वेरी सपोर्टिंग। वो भी डॉक्टर है? हाँ, वो भी डॉक्टर। शी इज अ स्किन स्पेशलिस्ट, फोर्टिस में ही बड़ा नाम है उनका भी, मैंने सुना है। तो उनकी भी बड़ी मतलब सपोर्ट रही मेरे को। जब भी मैं कभी जिंदगी में हो जाता था कि आज कुछ नहीं कभी आप इजाजत देंगे तो हम अपने दर्शकों को उनसे भी जरूर मिलवाएंगे, उनके भी तजुर्बे शेयर करवाएंगे हम। वो चलता रहा सारा कुछ।
फिर धीरे धीरे करके यहाँ पे थोड़ा बहुत जो काम शुरू हुआ, फिर मैंने लोगों की मदद करी, वाकई में काम करा। कई बार तो ये होता था कि रात को 2 बजे पेशेंट ने आना मेरे पास और उसके पास पैसे नहीं होते थे, खाने को कुछ नहीं होता था, तो मैंने अपने किचन में से लाके उसको कुछ खिलाना पहले और फिर दवाइयाँ कहीं से अरेंज करके ले भाई तू ले ले, जो होगा देखी जाएगी। आज हम कहाँ से लाएंगे ऐसे डॉक्टर? नहीं, पर यह था कि भाई शायद भगवान इसी कारण से दे रहा था, इसी कारण से भगवान ने चुना हुआ था आपको इस काम के लिए। और ये देखिए कि मुझे कोई वो नहीं है, कोई वो गम नहीं है। मैंने जिंदगी में बड़ी क्लीन इनिंग खेली है, क्लीन गेम खेली है, जो मिल गया ठीक है, नहीं मिला कोई सर तभी आप बच्चों के साथ सेकंड इनिंग एंजॉय कर रहे हो। सेकंड इनिंग ओके, भगवान की बहुत शुक्र है। मेरा बेटा इस समय, आप इसी कारण से कह लीजिए, ही इज ए कार्डियोलॉजिस्ट, सॉरी ही इज एन एनेस्थेटिस्ट इन बॉस्टन, एंड ही इज डूइंग हिज फेलोशिप इन क्रिटिकल केयर in Harvard Medical School. Great. He's reached Harvard Medical School. तो ये रिवार्ड नहीं है आपका? ये रिवार्ड। और मेरी बेटी है, she is also a double MBA, और she is doing her, she is working for an American company, Coursera है उस कंपनी का नाम, और डिजिटल मार्केटिंग में है, and doing very comfortable, she is doing very well. डॉक्टर्स फैमिली विद MBA, डबल MBA? वो नहीं बनी डॉक्टर। देखिए सर, आज इस बारे में कहना बड़ा मुश्किल है। मेरे एक दोस्त हैं डॉक्टर एली अरोड़ा, उनके दोनों बच्चे डॉक्टर नहीं बने, तो बच्चों की अपनी चॉइसेस हैं। आपका बेटा डॉक्टर बना, मैं तो बहुत खुशकिस्मत मानता हूँ आपको। वो मान गया था, ये नहीं मानी। जबकि मम्मी पापा दोनों डॉक्टर थे, उसने देख लिया है बहुत बिजी रहते हैं, इतना बिजी मुझे नहीं होना। She wanted to be something else. She wanted to be something else. डॉक्टर साहब, ऑड आवर्स में कई बार वायलेंट पेशेंट आ जाते हैं, अपनी पेशेंस लूज कर जाते हैं, उस वक्त आपकी मनोदशा क्या रहती है उनके प्रति? देखिए मैं भी एक नॉर्मल इंसान हूँ, थोड़ा बहुत तो गुस्सा आता ही है, पर यह है कि भाई कई बार मैं सोचता हूँ कि ये आदमी जान के नहीं कर रहा, ये फ्रस्ट्रेटेड है, ही इज कमिंग फ्रॉम ए बैकग्राउंड जहाँ पे ही वांट समथिंग बेटर फ्रॉम मी। अगर मेरे में कोई गलती है तो मैं उसको सुधार लेता हूँ, या फिर उसको रास्ता दिखा देता हूँ, ले भाई ये करना है, ऐसे कर ले, तेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो मतलब मेरे को आज तक कभी प्रॉब्लम आई नहीं है ऐसे। मुझे लगता है आपकी 35-40 साल की प्रैक्टिस तो हो चुकी है। मैं 92 में आया था जी यहाँ पे, 33 साल तो होने वाले हैं, हो चुके हैं। इस 35 साल के सफर में बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे हैं आपने, बहुत तरह के लोगों से आपका मिलना हुआ है। क्या ऐसा कभी लगा कि यार मैंने गलत प्रोफेशन चूज कर लिया? नहीं, कभी नहीं लगा। जो मुझे रिवॉर्ड्स मिलते हैं ना, देखिए हरीश जी, ऐसा है, अब रात को 2 बजे एक पेशेंट आया, सांस नहीं आ रहा, छाती में दर्द है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, मैं उसके साथ टिक के बैठता हूँ, उसको जो भी उसकी मदद करता हूँ। सवेरे वो उठ जाता है, उठ के जब जाता है और मेरे से हाथ मिला के जाता है, उससे क्या रिवॉर्डिंग। अब मैं आपको इस बारे में एक बताता हूँ। एक बार एक पेशेंट आया, वो मेरे ओपीडी में आया एंड ही कोलैप्स्ड। हमने उसको रिवाइव कर लिया, तो मुझे लगा कि इसको किसी बेटर जगह जाना चाहिए, ये किसी हॉस्पिटल के लिए। तो एस्कॉर्ट्स हॉस्पिटल मेरे घर के नज़दीक है, तो मैंने उनको बोला जी इसको एस्कॉर्ट्स लेके जाना है। तो वो बोले जी हमारे पास तो कोई कन्वेंस भी नहीं है। तो मैंने अपने ड्राइवर को बोला गाड़ी में बैठ, मैं चलता हूँ तेरे साथ, इसको एडमिट कराते हैं, उसको लेके चलते हैं। रास्ते में उसको एक बार दोबारा कार्डियक अरेस्ट हुआ, उसको मैंने गाड़ी में ही रिवाइव कर लिया दोबारा से, और नीलम चौक पे जाम में फंस के जाके। तो नीलम चौक पे मैं गाड़ी में से बाहर निकला, बाहर निकल के मैंने लोगों के आगे हाथ जोड़े, मैंने चिल्ला के रास्ता बनाया, किसी तरीके रिक्वेस्ट करके हॉस्पिटल। और वहाँ पे जो हॉस्पिटल के डॉक्टर साहब थे उनको मैंने फोन करा कि मैं ऐसे पेशेंट लेकर आ रहा हूँ, आप प्लीज बाहर आ जाइए। डॉक्टर साहब अपनी पूरी टीम लेके बाहर आ गए, वो पेशेंट को हमने वहाँ पे करा, वो रिवाइव हो गया, मैं वापस आ गई। 15 दिन बाद वही आदमी मेरी ओपीडी में आता है, ठीक ठाक। हाँ, डॉक्टर साहब ने मुझे बचाना, मैं कहा नहीं मैंने नहीं बचाना। कहते जी उस दिन रात को आप वहाँ छोड़ के आए थे हॉस्पिटल में, तो मैं वो आदमी। ये जो रिवॉर्ड है ना, ये हरीश जी, डॉक्टर साहब आंखों में आंसू आ जाते हैं, ऐसे रिवॉर्ड। मतलब उसके बाद कोई गम नहीं कि मैं इस प्रोफेशन, एंड आई लव माय प्रोफेशन। ऐसे आपने बड़े पैशनेट होकर इस काम को किया है। भगवान ऐसे डॉक्टर और भी दे शहर को, समाज को, हम तो ये दुआ करते हैं। डॉक्टर साहब, डॉक्टरी करते करते कहीं ऐसा तो नहीं लगा आप परिवार का टाइम खा गए? कई बार तो लगता है, कई बार ही लगता है, ये मन में गिल्ट तो रहता है कि हमने अपने बच्चों को वो टाइम नहीं दिया जो हमने देना चाहिए था। और कई बार ये लगता है कि जैसे बेटा बाहर है, कई बार उसको प्रॉब्लम होती है, मुझे लगता है कि यार मैं उसके साथ होता तो प्रॉब्लम ज़रा ज़्यादा अच्छी सॉल्व हो जाती। पर अब ये कहीं डेडिकेशन की वजह से पे भी करना पड़ता है। हाँ, फिर ये कई बार ये फीलिंग आती है, पर देन यू हैव टू वे आउट द प्रॉस एंड कॉन्स ऑफ एवरीथिंग, यू नो। अब कब तक बच्चों की वो, यू नो, यू हैव टू कट योर अम्बिलिकल कॉर्ड, लेट देम ग्रो। एंड कई बार ये होता है कि अगर हम कर सकते हैं तो जरूर करते हैं।
कभी ऐसा भी हुआ बच्चों के साथ प्लान किया चलिए आज डिनर करने चलते हैं और उधर इमरजेंसी आ कई बार जी, कई बार हुआ तो उनको वहाँ छोड़ के वापस आ जाता हूँ वो बेचारे ऊबर करके घर वापस वो भी वैसे भी वापस आना पड़ता है, मूवी से तो कई बार वापस आया कई बार। ये मान के चलें कि ये हरी जी, ये जिंदगी जो है डॉक्टर की, हरी जी 3 चीजें हैं, ABC। A is for availability, B is for behavior and C is for competence। आप जितने मर्जी कॉम्पिटेंट आदमी क्यों ना हो, इफ यू आर नॉट अवेलेबल यू आर यूजलेस। आप बड़े कॉम्पिटेंट हैं, अवेलेबल हैं, यू आर नॉट वेल बिहेव्ड, अगेन यू आर यूजलेस। सो C is the competence is the last। So ये चीज अगर वो पहली 2 चीजें हैं तो तीसरी काम की है। आप बहुत बड़े तोप चीज क्यों ना हो साहब, आपके पास 10 डिग्रियां हो, आप एक आदमी आता है उसको सिर में दर्द है, उसको पेट में दर्द है, आप उसको ट्रीट उसके लिए अवेलेबल नहीं है, यू आर यूजलेस, आपकी डिग्री बेकार। और ये मेरा प्रोफेशन ही नहीं है, भाई साहब का प्रोफेशन कह लीजिए, आपका प्रोफेशन कर लीजिए, ABC इज फॉर एवरीवन। यस, इट्स फॉर एवरीवन। यू हैव टू बी अवेलेबल। आज आपने एक नई क्वेश्चन दी है हमारे दर्शकों को, मैं समझता हूँ ये सारे दर्शकों को समझ लेनी चाहिए। दिस इज द हार्ड फैक्ट ऑफ लाइफ। यू हैव टू बी अवेलेबल फर्स्ट टू बी कॉम्पिटेंट एंड कॉम्पिटेंट। इसमें मैंने एक D और चीज ऐड करी, ABC के बाद D, वो मैंने जो धीरे धीरे ऐड करी, दैट इज योर डेस्टिनी। कई बार डेस्टिनी नहीं हाथ में होती तो फिर ABC भी काम नहीं करती। डेस्टिनी भगवान साथ होगा तो सारे काम होते हैं, बट कर्म तो पहले है ना? कर्म पहले, बाकी तो फिर जो है धोखा देखी जाएगी। डॉक्टर साहब, आपने अपनी 35 साल की इस अपने में क्या स्पेशल किया है? स्पेशल किस तरह? मतलब आपने कोई खास चीज इजाद की, कोई खास लाइफस्टाइल को देके लोगों के प्रति जो इनको ये आज प्रॉब्लम हो रही है, ये इसमें खास क्या चीज किया आपने? खास तो यही है कि मेरी हमेशा यही कोशिश रहती है कि सबको ये बताऊं कि हेल्थ इज वेल्थ। ठीक है, मतलब अगर मैं समझ लो, अगर 10 मेरे पास अगर मान लीजिए 15 आदमी आते हैं और मैं 15 में से 4 को भी कन्विंस कर दूं कि देख भाई जो तेरी कमाई है वो असली चीज तेरी हेल्थ ही है, तेरी जो जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं, जितनी भी तेरी वो है, सब चीजें बाद में है, पहले तेरी हेल्थ है। अगर कोई मैं ये काम करने में कामयाब हो जाता हूँ, मैं समझता हूँ ये मेरी सबसे बड़ी वो है सक्सेस। मतलब अदरवाइज और इसको मैं सीधा और किसी में इसको तोड़ नहीं सकता इसके साथ। एक तो आप ये करते हैं अच्छा के लोगों को एडवाइस करते हैं। डॉक्टर साहब, मैंने सुना है आप ड्रा बोल देते हैं पेशेंट को, क्या सचमुच आप उनसे इतना इन्वॉल्व हो जाते हैं? नहीं, डराने का जो इशू है ना जी, वो ये है कि कई बार कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जो सीरियस नहीं होते, फिर उनको डराना पड़ता है। नहीं, उनको बताना पड़ता है कि भाई ये होगा। अब देखिए साहब, एक आदमी है 45 साल का आदमी है, ठीक है, 40 सिगरेटें रोज की पीता है, आधी बोतल शराब की रोज की पीता है, ठीक है, और आगे उसकी फैमिली है, ठीक है, उसको हम समझाते हैं। ये हुआ मेरे साथ, एक साहब थे, नहीं मानते थे उसको, मैंने 2-4 बारी बोला भी भाई ये गलत है, वो नहीं माना। एक दिन रात को आया, उसकी हालत बड़ी खराब थी, तो मैं उसको अपनी गाड़ी में डाल के एस्कॉर्ट्स में छोड़ के आया। वहां जाके वो आदमी एक्सपायर कर गया, ठीक है। एक्सपायर भी क्या साहब, 4-5 दिन रहा, यहाँ पे भी नहीं ठीक हुआ, इन्होंने यहाँ से शिफ्ट कर दिया दिल्ली एस्कॉर्ट्स, भाई वहाँ चले जाओ, वहाँ पे भी 4-5 दिन बच पाया। अब ये 10 दिन के दौरान में उसकी फैमिली का घर में गया, बताए, ठीक है। और 45 साल की उम्र में हरीश जी किसी के भी बच्चे सेटल नहीं होते, नहीं होते, बहुत गलत एज है। दिस इज व्हाट हैपेंड। उसकी जो नेक्स्ट जनरेशन है, दे आर बेयरिंग द ब्रंट, और उसके बच्चे अब आके मेरे से लड़ते हैं कि जी आपने हमारे फादर को रोका क्यों नहीं। उसको क्या बोलो भाई, वो सुनता है कितना रोका। तो ऐसी जगहों पे ना कई बार मुझे डराना पड़ता है, बताना पड़ता है भैया ये भुगतेंगे, देख लेगा। नहीं तो आजकल डॉक्टर्स इतनी पेन कहाँ लेते हैं जी? देखिए साहब, ये अपना काम करने का तरीका है। मतलब मुझे ये लगता है कि भाई सिर्फ मेरा काम सिर्फ पेशेंट को दवाई लिख के देना नहीं है। आप पर्सनली बहुत इन्वॉल्व हो जाते हैं, मैंने देखा है। यू हैव टू टेल द पेशेंट भाई देखो ये है, अगर एक गोली खाने से तेरा हार्ट, तेरी किडनी, तेरा ब्रेन बचा रहता है तो सस्ता है, नहीं तो ब्रंट जो है इन लोगों को पड़ेगा। दिस इज, अब ऐसे में कई बार यू गेट इमोशनल, कई बार होता है, अभी गुस्सा भी आता है। अभी मैं एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग हूँ साहब, लोग भी ऐसे हैं कि बुरा मान के चले जाते हैं, फिर आते भी नहीं। देखिए साहब, अब इस दुनिया में आप सबको खुश नहीं कर सकते। अगर आप ये सोच के चलो जी आप सबको खुश कर लोगे तो फिर मीठी मीठी बातें करनी है तो फिर तो कोई और प्रोफेशन लेना चाहिए। फिर होम्योपैथिक का काम कर लेते हैं। मतलब कुछ भी कर लो, और ये काम स्ट्रिक्टनेस कई बार चाहिए होती। अब आपके वो अगर मतलब आपके जैसे बच्चे हैं मान लीजिए, वो अगर ठीक नहीं चल रहे तो यू विल बी स्ट्रिक्ट विद देम। तो आप पेशेंट को अपना परिवार का हिस्सा बना लेते हैं।
That is what has been taught to me. That is what has been taught to me कि भाई you have to be serious with your patients. अगर आप उसको बोलो जी साहब देखो ये गोली खानी है, उसके बाद जो मर्जी करो, that is not medical profession. वो तो फिर रनिंग ए फार्मेसी वाली बात होती है ना. डॉक्टर साहब, आज जो एक यूथ का एक लाइफस्टाइल चल रहा है और आप देख रहे हैं कि ये सही डायरेक्शन में नहीं जा रहा, 12-12 घंटे काम करते हैं कंप्यूटर पे बैठ के, स्ट्रेस हो जाता है, एक पोस्चर में बैठे रहते हैं. डॉक्टर साहब, उनके लिए कोई इंस्ट्रक्शन आप देना चाहेंगे हमारे कैमरे पे जो लोग देख रहे हैं, ताकि वो आपकी इस चीज का फायदा उठा पाए? देखिए, मैं उनको कहता हूँ कि वर्क इज इम्पोर्टेंट बट हेल्थ इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट. आपको जी सारा काम बस काम 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 और अपनी हेल्थ को आप इग्नोर कर रहे हैं, वो भी गलत है. टाइम से सोइए, टाइम से उठिए, काम करिए, बीच बीच में रेस्ट कीजिए, थोड़ा जिंदगी भी इंजॉय करिए. वर्क आउटपुट तो आपको वैसे ही रहेगा. अब ये आपके माइंड की फीलिंग है कि जी आप सवेरे 6 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक काम कर रहे हैं और उसके बाद 4-5 घंटे सोए और ये खा लिया वो खा लिया. टाइम अगले दिन पे नेगोशिएट कर जाएंगे आप. नेगोशिएट तो फिर यू विल हैव टू पे इट लेटर ऑन. यस. कल खुदा ना खास्ता कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो जो महीना 2 महीना आपको हॉस्पिटल में रहना पड़ेगा या आपको प्रॉब्लम हो जाएगी तब कुछ करना पड़ेगा, तो वो तो बराबर हो गया. तो इट इज बेटर टू बी एक्टिव राइट नाउ बट बी हेल्दी एट द सेम. हेल्थ इज इंपॉर्टेंट इन एवरी एस्पेक्ट. चाहे वो आप 10 साल का बच्चा है, चाहे हम हैं, चाहे कोई है, हेल्थ इज द प्राइमरी थिंग. जिसने उस इश्यू को ले लिया ठीक तरह से, ही इज गोइंग टू बी सक्सेसफुल इन लाइफ. मैंने देखा अक्सर लोग गैस का दर्द कह के डॉक्टरों के पास जाने से कतराते हैं. और ऐसे में उनको बहुत बड़ी कॉस्ट देनी पड़ जाती है सम टाइम. उनके लिए क्या मैसेज है आपका? किसी भी हेल्थ इश्यू को इग्नोर मत करिए. हेल्थ इश्यू को इग्नोर मत करिए. और दूसरा, सेल्फ मेडिकेशन नहीं करनी. गो टू ए डॉक्टर, टॉक टू हिम. जो भी आपकी प्रॉब्लम है डिस्कस करिए, दवाई लीजिए. लोग केमिस्ट के पास गए, ये दवाई खा ली, गैस की दवाई. अब गैस के कई पेशेंट अल्टीमेटली हार्ट के पेशेंट निकल आते हैं. वही मेरा मकसद वही था आपसे बात. गैस के पेशेंट कई बार, किसी भी गैस पेशेंट को कभी भी गैस लगती है, हो रही है, प्रॉपर चेकअप कराना चाहिए. इसको को जी हाँ जी गैस का कैप्सूल खा लिया, केमिस्ट से लेके गैस का कैप्सूल ले लिया, अगले दिन वो अटैक पड़ गया, तो फिर दैट इज रॉन्ग. और ये आप बाहरले मुल्कों में जाइए, वहाँ पे आपको ऐसी दवाई मिलेगी नहीं, कहीं नहीं मिलती. यही कारण वहाँ केमिस्ट आपको मेडिसिन नहीं देता. विदाउट अ डॉक्टर्स प्रिस्क्रिप्शन यू कैन नॉट गेट ट्रीटमेंट ओवर देयर. दैट इज व्हाट आई वांट एवरीवन टू अंडरस्टैंड कि हेल्थ इज इंपॉर्टेंट एंड डोंट इग्नोर योर सिम्टम्स. दूसरी बात, ड्रग्स आर नेसेसरी पॉइजन्स. Drugs are necessary when required, but they are poisons when not required. वो तुम जाके एक दवाई खा लो जो आपको जरूरत नहीं है, तो वो तो जहर का काम करेगी. Don't do that. That is wrong. बाकी अब किसी से जबरदस्ती तो कर नहीं सकते या ये नहीं. वैसे तो हार्ट अटैक की कोई एज अब नहीं रही. नहीं जी, कोई एज नहीं. पहले होता था कि 55 के बाद किसी को अटैक हो गया तो उसको एक नेचुरल मान लेते थे, या 60 के बाद हो गया, या 65 के बाद हो गया. अब नहीं. अब तो कोई एक चक्कर है ना कि अब हमारे डायग्नोस्टिक्स बहुत अच्छे हो गए हैं. पहले पता ही नहीं चलता था. पहले होता था कि एक ईसीजी करा लो, बस बात खत्म. अगर ईसीजी ठीक है तो अब ईसीजी पे तो हम जाते ही नहीं. ईसीजी तो नॉर्मली आती है. उसके बाद इको है, टीएमटी है, पेट सीटी है, कोई सॉरी वो कार्डिक सीटी है, बड़ा कुछ है, एंजियोग्राफी है. तो डायग्नोसिस जल्दी हो जाता है, तो पता चल जाता है. तो उस कारण से कि छोटे छोटे बच्चों की आजकल डायग्नोसिस बनने शुरू हो गए. तो डॉक्टर साहब, एक टैबलेट के बारे में बहुत सुना था मैंने, सॉर्बिट्रेट. उसका रोल मुझे अभी तक समझ में नहीं आया, मैं आपसे जानना चाहता हूं. सॉर्बिट्रेट बेसिकली एक ऐसी दवाई थी जो आप जीभ के नीचे रखेंगे तो वो डायरेक्टली आपके हार्ट के अंदर पहुंच जाती है. और अगर आपकी हार्ट के अंदर कोई क्लॉट है या कोई ब्लॉकेज आ रही है तो उसको वो इमीडिएट दे देती थी. तो वो उसके भी साइड इफेक्ट्स थे. और वो उन दिनों में था क्योंकि उन दिनों में कोई मोडालिटीज और थी नहीं. अब तो बड़ा कुछ आ गया है. तो इसके इंजेक्टेबल्स फॉर्म्स आ गए हैं, स्प्रेज आ गए हैं, बड़ा कुछ आ गए. तो वो अब ज्यादा यूज नहीं. तो हम बताएं दर्शकों को कि प्रिकॉशनरी घर में ऐसी फर्स्ट एड कह सकता हूं मैं इसको, क्या रखें ताकि हार्ट पेशेंट को उसी वक्त घर में चीज दी. अगर आप कर सकते हैं ना किसी को कुछ, सॉर्बिट्रेट तो नहीं मैं सलाहता हूँ. एक डिस्प्रिन की गोली है, सस्ती सी गोली आती है, 325 मिलीग्राम की गोली. ये हर घर में होनी चाहिए, स्पेशली जहाँ पे आपको लगे कि भाई साहब कभी भी ऐसे एजेड हैं या तो कुछ अगर किसी को कोई प्रॉब्लम होती है, आप एक डिस्प्रिन की गोली को 1 कप पानी में घोलिए और पी जाइए और फटाफट अपने डॉक्टर के पास जाइए. तो वो उतना टाइम दे देगी कि आप हॉस्पिटल तक पहुंच सको. सॉर्बिट्रेट आपके पास है तो ठीक है, पर सॉर्बिट्रेट हर पेशेंट को दी जा सकती, वो नुकसान भी कर सकती है. तो डिस्प्रिन से इतना कोई नुकसान भी नहीं होगा, लेकिन फायदा बराबर होता है. फायदा अगर किसी को मान लीजिए अगर सॉर्बिट्रेट
का सब्स्टिट्यूट मान लिया जा सकता है? नहीं सब्स्टिट्यूट तो नहीं है ये, पर ये है कि सॉर्बिट्रेट जो है वो उसके अपने साइड इफेक्ट्स बड़े हैं, उससे बीपी लो हो जाता है, इससे बीपी लो नहीं होगा आपका। ग्रेट। इससे बीपी लो नहीं होगा, आप एक डिस्प्लिन गोली पानी में घोलिए और फटाफट हॉस्पिटल चले जाइए, अपने डॉक्टर के पास जाइए। दैट इज द बेस्ट। डॉक्टर साहब आज आपने बहुत कीमती चीज बता दी है, एक 2 रुपए की टैबलेट किसी की जान बचा सकती है। ये तो एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर ही बता सकता है। डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप हमारे शो पे आए, हमारे दर्शकों की आपने आंखें खोली, आपने मैं उम्मीद करता हूं मुझे इस काबिल समझा कि मैं आपके शो में सर, आप इस काबिल क्या, आप तो इससे और भी बहुत काबिल हैं। आपने जिस तरह ये मुकाम हासिल किया, ये किसी को मुफ्त में नहीं मिल जाता। थैंक यू। सेवा परमो धर्म की थ्योरी पे आप चले हैं, बहुत बहुत शुक्रिया।